दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत हैं जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, यूथ में और बाकी लोगों में स्किल डेवलपमेंट का बात करते हैं और जिसके लिए कैंपेन भी चलाते रहते हैं, जिसको हम और आप लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से जानते हैं। हमारे साथ हैं विकास वैभव सर। सर स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल देश धर्म पर। सर सबसे पहले आज के युवाओं में जो सर चैलेंजिंग है तो सर शिक्षा के लिए, और जैसा कि हम आपके बारे में सर कई चैनल पे देखे तो पता चला या आपका जो एजुकेशनल है सर वो आईआईटीएन था सर। उसके बाद आप मूव किए सर सिविल सर्विस की तरफ सर, और जिस समय सर आप आईआईटी निकाले उस समय इंजीनियरिंग का क्रेज था, करोड़ों का पैकेज उस समय होता था, गिना चुना जो है आईआईटीएन होता था। तो सर ये कैसे सर आपका सर हुआ सिविल सेवा की तरफ सर? देखिए, आईआईटी से सिविल सेवा की तरफ आया और सिविल सेवा से हो सकता है कहीं और समाज सेवा की ओर जा रहा हूँ। यात्रा का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि जब तक जीवित हूँ समाज को कुछ दे सकूं और जो भी पल मिले हैं उसमें सबसे अधिक दे सकूं। मन में व्यथा है अपने बिहार को, जब पिछड़ा देखता हूँ तो लगता है कि ऐसे काल में जब संसाधन नहीं थे, रोड नहीं थे, तब तो अग्रणी थे, आज बिहार पिछड़ा क्यों? उसमें कैसे मैं योगदान कर सकता हूँ व्यक्ति के रूप में, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बहुत अन्य व्यक्तियों को जोड़कर प्रेरित करके एक संगठन का निर्माण करते हुए राष्ट्र हित में योगदान कर सके। इसीलिए जो भी परिवर्तन तब हुए या आगे होंगे उसका कारण और ध्येय बड़ा स्पष्ट है। अपने जीवन काल में बिहार को अग्रणी देखना चाहता हूँ, विकसित देखना चाहता हूँ और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित होते देखना चाहता हूँ। तो सर जब आप सर पुलिस सर्विस में आए सर, आईपीएस बने सर, तो आपका सबसे सर चुनौतीपूर्ण सर आपके जीवन में सर क्या रहा था उस? देखिए, पुलिस की नौकरी में हर क्षण चुनौतीपूर्ण होता है। एक तो हर क्षण कुछ न कुछ नया परिवर्तन लेके आता है। आप यदि सिटी के पुलिसिंग कर रहे हैं तो उसमें क्राइम्स होते रहते हैं और हर क्राइम में जो अफेक्टेड पार्टीज की अपेक्षा होती है कि पुलिस तुरंत त्वरित अनुसंधान करे और तुरंत अपराधियों को पकड़े, उनको न्याय दिलाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग करते हैं उसमें अपराध का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। जो चैलेंज की आपने बात कही, चैलेंज तो हर पल है, लेकिन ऐसा चैलेंज जिसमें आपकी जान की क्षति होने की भी संभावना हो, ऐसा बगहा में भी था, रोहतास में भी था, जहाँ नक्सल इलाकों में मुझे जाना पड़ता था। और सबसे अधिक चैलेंजिंग रोहतास था, जहाँ इन पूरे रास्तों पर लैंडमाइन्स लगे रहते थे। लैंडमाइन ब्लास्ट भी कई हुए जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। मेरे टेन्योर में भी एक ऐसा ब्लास्ट हुआ था और मुझ पर गोलियां भी चली थी रोहतास में, और उसकी संभावना हमेशा बनी रहती थी। तो उस हिसाब से यदि मैं कहूँ तो सबसे कठिन टर्म मेरा रोहतास में रहा। और दोनों ही क्षेत्रों में जहाँ मैंने सबसे अधिक समय एक एसपी के रूप में बिताया, एक ऐसा परिवर्तन देखने को मिला जिसकी कल्पना लोग उस समय नहीं करते थे। तो बगहा हो, रोहतास हो, दोनों चैलेंजिंग थे। उसके बाद एनआईए में रहा, वो भी चैलेंजिंग रहा। काफी बड़े केसेस को मैंने हैंडल किए, जिन आतंकवादियों का नाम सुनकर लोग टीवी में देखते थे या लगता था कैसे आतंकवादी होंगे, उनसे व्यक्तिगत रूप से मैंने कस्टडी में एग्जामिन किया है, उनके खिलाफ मैंने चार्जशीट दी, उनको सजा भी न्यायालय से आज हुई है। और आज एनआईए ने मुझे कमेंडेशन इसीलिए दिया क्योंकि बहुत ही हेक्टिक समय, बहुत ही चैलेंजिंग समय था जब 26/11 के अटैक्स के बाद एनआईए का गठन हुआ था। और प्रारंभिक दिनों में एजेंसी में उसको स्थापित करने में, नए केसेस के अनुसंधान में निश्चित रूप से उस समय जो लोग थे सभी की भूमिका रही थी। एनआईए सर में सर आपका सर जो आप एक माना जाता है कि जब बहुत बड़ा जो जांच है सर एनआईए के द्वारा किया जाता है सर, तो उसमें सर ऐसा कोई आतंकवादी का नाम सर जो आप सर एग्जामिन किए हैं उसको? सभी आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण टेररिस्ट था और भी उसके साथी थे, सभी को मैंने ही उस समय एग्जामिन भी किया था। उस पर चार्जशीट आज दायर भी हुई है, सबको सजा भी मिली है कोर्ट से। क्या था सर? आप जानते हैं, नाम बताने की क्या वजह है। और बेसिकली इंडियन मुजाहिदीन का इन्वेस्टिगेशन था, केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं था, तो पूरे और भी देश जहाँ से उनके लिंक्स थे उन पर भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। अन्य राष्ट्रों का सहयोग भी मिला। उसका नतीजा ये हुआ कि जो ब्लास्ट इंडिया में हो रहे थे लगातार, उसमें अचानक एक रोक लगी, एक बड़ा नेटवर्क ध्वस्त हुआ और लगभग बंद ही हो गया है सब, जिसमें मेनलैंड इंडिया में जो घटनाएं घट रही थी 2013 के उस अरेस्ट के बाद लगभग बंद हो गए। सर जिस तरह से आईएएस और आईपीएस राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या बिहार की जनता के दिल में सर जो आप जगह बनाए हुए हैं
तो क्या सर एक समय पे जो हमारे देश के लिए अच्छा भी है कि आईएएस आईपीएस हमारे राजनीति में आएंगे तो एक स्वच्छ छवि राजनीति की बनेगी, तो क्या विकास वैभव सर को भी हम राजनीति में देखेंगे? देखिए, एक तो आईएएस आईपीएस आएंगे तो स्वच्छ छवि बनेगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। स्वच्छ छवि तब बनेगी जब व्यक्ति ईमानदार हो। और ईमानदार आईएएस या आईपीएस यदि आते हैं तो केवल राजनीति में नहीं, जिस क्षेत्र में भी रहेंगे निश्चित रूप से समाज का लाभ होगा। सर्विस में भी यदि आप ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं, आम जनता को न्याय दिलाने का, जो उनको हक मिलना चाहिए उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं, तो इससे बड़े देश हित में कोई योगदान नहीं हो सकता। राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, और चाहे किसी क्षेत्र से हो, यदि ईमानदारी से वो काम करेंगे निश्चित ही राष्ट्र को लाभ होगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो बड़ी स्पष्टता के साथ हमेशा कहता हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन बिहार में तुरंत अभी राजनीति में आने से मुझे तब तक लाभ नहीं दिखता जब तक जाति संप्रदाय इन भेदों से ऊपर उठकर समाज नहीं सोचे, और नेताओं को चुनने में इन बाधाओं से ऊपर उठकर जब तक नहीं चुने। मैं इसके लिए वातावरण का निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि बिहार की प्राचीन संस्कृति में जातियां थी, ऐसा जातिवाद नहीं था। और इसीलिए आज हमें यदि बिहार को विकसित देखना है तो हमें इन छोटे छोटे बंधनों से ऊपर उठकर बिहार को कैसे हम आगे बढ़ा सकें, शिक्षा की क्रांति की ओर, उद्यमिता की क्रांति की ओर, इसके लिए हमको प्रयास करना होगा। इस प्रयास में लगा हूँ, मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित देश के लिए है। जो भी मार्ग होंगे उसके अनुसार समाज की सेवा करता रहूंगा। सर जिस तरह से सर अभी आप जाति का बात किए सर, और अभी देखा जा सकता है आप अपने फेसबुक लाइव पे भी सर आप आए थे, और जिसका आप जिक्र किए से एक दिन पहले सर, जिस तरह इटावा में कांड हुआ सर, जिस तरह से बिहार में सर एक अचानक चुनाव आया है और अचानक अपने अपने जो है जाति के नेता जो है उभर रहे हैं, अचानक सामने आ रहे हैं और ऐसा सर बयान दे रहे हैं जो कि समाज को बांट देगा और बहुत बड़ा वहाँ पे जो है एक खाई पैदा करेगा सर। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है सर? देखिए, बिहार को जब मैं देखता हूँ तो मैं तो उसको वेदांत की धरती के रूप में देखता हूँ। इसमें हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, ऐसी दृष्टि हमारे पूर्वजों की आई, और इसमें जातिवाद का कोई स्थान ही नहीं जी। जातियां बिहार में थी या पूरे राष्ट्र में थी या आज है, उसके कारण ऐतिहासिक है। यदि आप पढ़ेंगे अपने सांस्कृतिक ग्रंथों को तो पाएंगे वेदों में जब पूरी अवधारणा बन रही थी वर्ण व्यवस्था की, तो प्राचीन काल में तो कुछ था ही नहीं। ऐसी बात नासदीय सूक्त में मिलती है। पुरुष सूक्त में हम जब आते हैं तो हम पाते हैं कि 4 वर्णों की उसमें बात की गई और वर्णों की अलग अलग भाग से उत्पत्ति की बात की गई। लेकिन जब अन्य मंत्रों को हम पढ़ेंगे, ऋचाओं को पढ़ेंगे, तो पाएंगे इसमें कोई वैसा बोध नहीं था कि कोई व्यक्ति जन्म से ही किसी जाति का हो जाता है। ये एक प्रकार से जैसे आज कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ वकील हैं, इस प्रकार के अलग अलग व्यवसाय हैं जो लोग करते हैं, तो उसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था भी उसी प्रकार से समाज के एक विभाजन था जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग समाज में अलग अलग प्रकार से योगदान दे रहे थे। लेकिन ये बहुत रिजिड होता चला गया और एक समय आया जब स्मृतियों का समय आता है तो हम पाते हैं कि वर्णाश्रम धर्म जिसको कहा जाता है उसमें इतना स्ट्रेटिफाई करके उसको सुदृढ़ तरीके से बांटने का प्रयास किया गया, जिसमें कि बहुत ऐसी बातें हैं जो आज के समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें उस समय की गई, और निश्चित रूप से यदि आज की परिस्थिति में उनको हम देखेंगे तो निंदनीय है, और निंदा उस प्रकार की बात हम सोच भी नहीं सकते कि आज दोबारा हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी व्यवस्था को चाहते हैं फिर से हो, कुछ लोग ऐसे हैं उसी का स्मरण करते हुए चाहते हैं कि उस पर लोग संघर्ष करते रहे। हमें देखना होगा कि हमें जाना कहाँ, जाना है भविष्य की ओर। जैसा कि मैंने कहा, मैं जिस रूप में देखता हूँ, वेदांत की धरती के रूप में देखता हूँ, कोई भेदभाव नहीं, इसी भाव के साथ आदि शंकराचार्य भी पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया और सभी मतों को उन्होंने पराजित किया। तो हमें देखना होगा कि जाति से ऊपर उठकर कैसे समाज को हम एकीकृत कर सकें, और व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं अच्छी हो, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति के लिए रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए हम सभी प्रयास करें। तो जातिवाद नहीं होना चाहिए, सभी जातियों के विकास के लिए मिलकर सभी को समेकित प्रयास करना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन जो सर इटावा में हुआ सर, जिस तरह से किया गया उन लोगों के साथ, और बिहार में सर अभी जिस तरह से हो रहा है, तो उसकी कितने भी शब्दों में निंदा की जाए बहुत कम ही होगा। मतलब जो भी इस प्रकार का प्रयास करते हैं वो निश्चित रूप से देश के हित में तो नहीं कर रहे हैं, अपने हित के भले ऐसा करते होंगे, और इससे राष्ट्र का क्षय ही होगा। राष्ट्र का उत्थान तब होगा जब सभी मिलकर चलेंगे, और जो ऐसी छोटी छोटी बंधन है उससे ऊपर उठकर समाज को एक करके चलेंगे। तो इसमें सर आप दोनों पक्ष को गलत मानते हैं? कौन से दोनों पक्ष? जो सर इस तरह का भी बिहार में जो भी व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ता है या तोड़ने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति गलत है, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ।
सर के द्वारा साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ता है, तो इस तरह से सर बहुत बड़ा खाई उत्पन्न तो होगा ही सर समाज में। जिस तरह से भी अभी चुनाव आया सर, अचानक जो है यूपी में भी देखा गया और बिहार में चल रहा है सर। आपके द्वारा जिक्र भी किया गया है सर। आप जिस तरह से सर आईपीएस में सर इतना दिन सेवा दी है सर, पुलिस में इतना दिन आपका सर रहा और कानून व्यवस्था को आप सर एक बेहतर ढंग से चलाए। भागलपुर में भी आपको देखा गया, एनआईए में भी रहे। और तो इसमें इसको देखते हुए सर क्या लगता है सर कि वर्तमान कानून व्यवस्था में कोई बड़ी सुधार की जरूरत है सर? देखिए, कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता तो हमेशा रहती है। जब भी हम कुछ करते हैं और पाते हैं चीजें ठीक नहीं चल रही, तो एक सतत प्रक्रिया है और परिवर्तन होता भी रहता है। कानून व्यवस्था के परिवर्तन में अनेक आयाम हैं। पुलिस स्टेशन में सुधार, न्यायालय में सुधार, न्यायालय में जिस प्रकार से ट्रायल्स होते हैं, तो ट्रायल्स में भी एक समयबद्ध तरीके से यदि ट्रायल्स हो और समय पर न्याय मिल सके, उससे निश्चित ही जो आमजन जिसने कभी कोर्ट में केस रजिस्टर किया या पुलिस थाने में केस रजिस्टर किया, उसको लाभ मिलेगा। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में टाइमिंग हमारी सेट होती है कि 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन, इस प्रकार से आपको चार्जशीट सबमिट करना ही करना है। तो हम ये देख सकते हैं कि न्याय व्यवस्था में भी कुछ इस प्रकार का एक निर्धारित यदि हो, मान लीजिए जमीनी विवाद आपने आज फाइल किया, उसका 20 साल 30 साल बाद उसका जजमेंट आता है, उसको फिर लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। यदि निर्धारित हो जाए कि नहीं 1 वर्ष के अंदर आपको जजमेंट देना ही देना है, तो इसमें जजेस की संख्या बढ़ेंगी, कोर्ट्स की संख्या बढ़ेंगी। सरकार को बढ़ाना होगा, लेकिन जब तक त्वरित न्याय नहीं होता तो न्याय का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं इस पूरी व्यवस्था में यही मानता हूँ, पुलिस को भी जिस प्रकार से हम लोग और आज प्रयास कर रहे हैं कि समय पर समयबद्ध और स्पीडी जस्टिस हम दें, तो कोर्ट में भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है, उसमें अपील के लिए, जजमेंट के लिए एक प्रकार का एक व्यवस्था आने वाले समय में सोचा जा सकता है, जिसमें समय निर्धारित हो, अधिकतम समय कितना ले सकते हैं निर्धारित हो और त्वरित न्याय हो। इसके लिए हम लोग सभी मिलकर प्रयास करें। जिस तरह से सर आप लेट्स इंस्पायर बिहार चला रहे हैं सर, और युवा और गार्गी पाठशाला भी आप चलाते हैं सर, महिलाओं को भी एक अलग जो है रास्ता आप दिखा रहे हैं सर। तो युवा जो है मतलब बोलते हैं कि बिहार में संसाधन की कमी है, वो अगर किसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो सर इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, संसाधन की जब कमी थी उस समय तो अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे जी, विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे थे जी। सोच की आवश्यकता है, सही सोच के साथ यदि हम बढ़ते हैं तो संसाधन भी अब स्वतः निर्मित हो जाते हैं, आगे बढ़ना होगा। शिक्षा प्रणाली में सर अब बदलाव देखते हैं सर कि क्या शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव की आवश्यकता आप महसूस करते हैं सर? बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है और इसीलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है जी, उसका भी आधार वही है। आप याद कीजिएगा तो 1835 में जब मकौले ने शिक्षा नीति लागू की थी, तो उनका उद्देश्य भारत को आगे ले जाना नहीं था। उनका उद्देश्य एक ऐसे क्लास को निर्मित करना था जो मानसिक रूप से गुलाम हो और उस प्रकार से इमिटेट करे अंग्रेजों को जी। उससे हमें आगे जब तक नहीं निकलते हैं तो कहाँ हम आगे जाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो इनोवेट कर सके, नेतृत्व कर सके, थॉट लीडर्स बन सके। तो शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, परंतु साकार तभी होगा जब उसको आत्मसात करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को उसके अनुसार ट्रेन करेंगे। जिस तरह से सर युवा को आजकल देखा जाता है सर कि डिप्रेशन में जो है चले जाते हैं, आपको सर देख के प्रेरणा मिलता है हम लोग को सर, इतना प्रशासनिक जीवन में सर इतना मानसिक संतुलन आप बनाए रखें सर, युवाओं को आप इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए, अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट होने का प्रयास करना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ जब प्रयास करते हैं उसमें पूरी ऊर्जा झोंक देनी चाहिए। फिर भी यदि सफल नहीं होते हैं तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनी सबकी कुछ न कुछ ईश्वर ने निर्धारित कर रखी है और आप जब पूरा प्रयास कीजिएगा तो सफलता नहीं मिले इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन हो सकता है कई बार जिस चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हो ईश्वर कुछ और चाहता हो आपसे, तो बी पॉजिटिव, पूरा प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से जीवन में जो आप चाहते हैं ईश्वर आपको कहीं ना कहीं फल अवश्य देगा। सर समाज में जैसे कोई गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है सर, तो उसको कई तरीका से उसके ऊपर दबाव आता है, चाहे वो समाज सेवी हो या कुछ हो, तो उसको कुछ हैंडल कर लेता है और कुछ जो है जमीन कुछ जो है फील्ड छोड़ के जो है चला जाता है। लेकिन आपको देखा जा सकता है सर कि आपने कई बाहुबली पॉलिटिशियन और डॉन माफिया जैसे को हिरासत में लिया और उसको अरेस्ट करके कानून के तहत सजा भी दिलवाने का काम किया सर। तो आपके ऊपर भी तो पॉलिटिकल दबाव आया होगा सर उस समय? देखिए, पॉलिटिकल दबाव या कोई भी दबाव तब आए तो सभी के पास आता है,
लेकिन आप लेते हैं या नहीं लेते हैं उस पर ये तो आपके ऊपर है। मेरा तो शुरू से यही रहा है, बी फर्म बट पोलाइट। बिहार में आया था चूंकि मन में इच्छा थी बिहार में एक बड़ा परिवर्तन में योगदान दे सकूं, और जब तक स्वयं हम स्पष्ट नहीं होंगे कि किस प्रकार करना है तो हम कहाँ कर पाएंगे। मेरे मन में बड़ी स्पष्टता रही है कि ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, चाहे कोई भी हो वही करेंगे जो सही है, जो सही नहीं है वो नहीं करेंगे, और इसके साथ मैं करता रहा हूँ। इसमें कहीं कोई द्वंद नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है, और इसलिए जो आपको लगता है बड़ा बड़ा कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो अपना काम किया है और जो सही है वही किया है। तो उस समय सर जो मतलब कि कुछ ऐसा पॉलिटिकल दबाव आया और पॉलिटिकल प्रेशर शुरू में ही लोग समझ जाते हैं। यदि आप आज की डेट में या किसी भी डेट में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व लोग जान जाते हैं कैसा है। यदि लोग जानते हैं आप गलत नहीं करेंगे, आपके पास उस प्रकार का प्रेशर आएगा नहीं। मेरे पास तो मुझे नहीं लगता कभी किसी ने उस प्रकार से प्रेशराइज करने का प्रयास किया होगा। नौकरी के शुरू में कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया होगा, पैरवी की होगी, तो उसको सुनना है, लेकिन करना तो वही है जो सही है, वही मैंने किया है। 2025 में जो चुनाव होगा, बिहार की जनता को किस तरह से अपने राजनेता को पहचानना चाहिए कि ये राजनेता मेरे लिए सही है, या किस पार्टी को जो है पहचानना चाहिए, इसमें क्या सर लेकिन मेरा तो यही मानना है कि हमें व्यक्ति की जाति संप्रदाय इन भेदों से ऊपर उठकर उसके विजन को देखना चाहिए, उसकी ईमानदारी को देखना चाहिए। यदि व्यक्ति ईमानदार है तो यदि आप उसको चुनेंगे, निश्चित है चाहे किसी दल का हो, अच्छा प्रयास करेगा। और यदि उसमें विजन है तो बिहार को आगे ले जाने के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन होना अच्छा रहेगा। तो ऐसा ही सोचते हुए व्यक्तियों का चयन करना चाहिए, निश्चित तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो सर इसमें क्या होना चाहिए कि एक नेता का सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना चाहिए, या उसको समाज में जो किस तरह से उस समाज सेवा कर रहा है वो देखना चाहिए? देखिए सबसे पहले विजन उसका देखना चाहिए कि ईमानदार है कि नहीं, आने वाले समय में क्या करेगा। यदि बहुत विद्वान हो लेकिन अंदर तक भ्रष्टाचारी हो तो ऐसा व्यक्ति तो बिहार का नुकसान ही करेगा, राष्ट्र का भी करेगा। लेकिन विद्वान नहीं हो, अनपढ़ हो, जहाँ पढ़ा लिखा भी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति का विजन ही नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को तो कदापि नहीं चुनना चाहिए। चुनना चाहिए जिसको ज्ञान हो, नॉलेज हो, विजन भी हो और ईमानदार। ऐसे व्यक्ति तो यदि आप देखेंगे जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ तो होंगे ही इस प्रकार के मानक प्रसिद्ध खड़े उतरते हो, ऐसे लोगों को चयन करना चाहिए। सर आपके द्वारा जो चलाया जा रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार, इसका सर मुख्य उद्देश्य क्या है सर? बिहार की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक बने और बिहार एक विकसित बिहार के रूप में स्थापित हो। 2047 तक शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर नहीं जाने की आवश्यकता हो। इसके लिए शैक्षिक रूप से लोगों को जुड़कर योगदान करने के लिए मैंने प्रेरित किया है। आज शिक्षा, समता और उद्यमिता 3 मंत्र हैं। इन्हीं के आधार पर 2,20,000 से अधिक लोग मिलकर योगदान कर रहे हैं। यात्रा चल रही है। उद्देश्य है बिहार के हर पंचायत तक, हर वार्ड तक लोगों को जोड़ने का और जोड़कर योगदान के लिए प्रेरित करने का। तो सर आप लेट्स इंस्पायर बिहार में सर कई बच्चे को ही पढ़ा रहे हैं और महिला को गार्गी पाठशाला के तहत भी एजुकेटेड कर रहे हैं। सर एक टीचर के लिए सर आपका क्या मैसेज है? शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और अपनी भूमिका को निश्चित राष्ट्रहित को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।